हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है तुगलक वंश। इससे पहले हमने खलजी वंश पढ़ा है, उससे पहले गुलाम वंश। अब चलिए पढ़ते हैं तुगलक वंश। तो चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। तुगलक वंश 1326 से लेकर 1398 ईस्वी। 5 दिसंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी कह रहा है कि 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित किया गाजी मलिक ने, या उसका नाम तुगलक गाजी कहिए या गियासुद्दीन तुगलक कहिए। गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश की नींव डालता है और वो तुगलक वंश का राजा बनता है। गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। हमने खिलजी वंश में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो जमींदार लोग थे, अमीर लोग थे, उनको जो जमीन दे दिया गया था, जमीन पर जो उनका कब्जा था, जो विशेषाधिकार प्राप्त था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। लेकिन जब तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है तो गियासुद्दीन तुगलक ने पुनः पहली वाली स्थिति को बहाल कर दिया। यानी अमीरों की जो भूमि थी, जिस भूमि को लेकर के खालसा भूमि बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वह भूमि वापस लौटा दी गई। आगे बढ़ते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। यानी कृषि व्यवस्था के विकास पर उसने बल दिया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गियासुद्दीन प्रथम शासक था और इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इससे स्पष्ट होता है कि सिंचाई यानी फसल उत्पादन पर उसने जोर दिया, कृषि व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। यानी तुगलकाबाद नामक नगर जो स्थापित किया गया गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो दिल्ली के निकट था, वो रोमन शैली में यानी रोमन पद्धति पर बनाया गया। अब कुछ कॉलम में तथ्य दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है तो वो 4 योजनाएं को क्रियान्वित करता है, जो उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण रहा। पहला था 2 आबाद क्षेत्र में कर वृद्धि, और 2 आबाद क्षेत्र दक्षिण भारत में पड़ता था, उन क्षेत्रों में इसने क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिया था। 1326 से लेकर 1327 राजधानी परिवर्तन किया था, दक्षिण भारत की राजधानी ले गया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसने एक मुद्रा चलाया था जिसका नाम था सांकेतिक मुद्रा। और एक और चौथा पॉइंट है खुरासन एवं कराचिल का अभियान इसने किया था। इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, इनको तत्काल नाम याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटने के समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में जब वो बंगाल में अभियान करके वापस लौट रहे थे तो जूना खां द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया था और उसी लकड़ी के महल में उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो महल टूट के गिर गया और उसमें वो दब गए। गियासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां, उलुग खां, जूना खां को ही उलुग खां कहिए या उलुग खां को जूना खां कहिए। तो गियासुद्दीन के बाद उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उनका दूसरा नाम उलुग खां था या जूना खां कहिए। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। एमबीटी भी उनको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन कह रहा है मध्यकालीन सभी सुल्तानों में, मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत ले लीजिए, मुगल काल ले लीजिए, पूरे यही जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो दिल्ली सल्तनत और एक मुगल काल। इसमें जितने भी शासक हुए उसमें सबसे ज़्यादा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। लेकिन इसका रणनीति तो ये बनाते थे, लेकिन इसका क्रियान्वयन का पक्ष जो कमजोर था, जिसके कारण तुगलक वंश की पतन हो जाती है। इनकी कुछ नीतियां जो गलत तरीके से इसने इंप्लीमेंट किया, जिसके कारण तुगलक वंश का पतन होता है। तो सबसे बड़े विद्वान थे मोहम्मद बिन तुगलक, सर्वाधिक शिक्षित थे। ये लगभग 17 भाषा के ज्ञाता थे मोहम्मद बिन तुगलक जो थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, कुकृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नसीन, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, पढ़े लिखे तो काफ़ी ज़्यादा थे,
लेकिन जब मन में कुछ आया कुछ करने लग गए, गुस्सा आया कुछ कर दिए, उल्टे सीधे काम कर देते थे, और जो डिसीजन ले लेते थे वही काम कर लेते थे। लोगों की उपेक्षा कर देते थे, लोगों की स्थिति को समझते नहीं थे और अपना डिसीजन ले लेते थे। इसलिए इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। विभिन्न आप वनडे एग्जाम देंगे, पीसीएस देंगे, यूपीएससी देंगे, यूपीएससी में भी ऑप्शन में ये दिए जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी। हमने पहले भी पढ़ा था, राजधानी जो परिवर्तन किया मोहम्मद बिन तुगलक, ये उनके द्वारा किए गए कार्यों में से एक था, जो तुगलक वंश के पतन का भी कारण बना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, पहले तो तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली थी, अब बाद में वो दिल्ली से देवगिरी ले गया। देवगिरी जो था वो दक्षिण भारत में थे और इसका नाम दौलताबाद भी है। देवगिरी को ही बाद में दौलताबाद कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो थे अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करते थे, लोगों को बांटते थे, एक जाड़े के मौसम में और गर्मी के मौसम में बांटते थे। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। यानी वो इतने शौकीन थे कि डाक के माध्यम से अपने डिमांड को पूरा करते थे। जैसे ताजे फल जो लाता था वो खुरासान से मंगवाता था, ताजे फल खाने के लिए, और पीने के लिए गंगा जल भी मंगाता था। आगे देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, यानी फरिश्ता जो इतिहासकार है वो कह रहा है कि कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपया टंके के बराबर होता था। यानी फरिश्ता कहता है कि उसने कांसा का सिक्का चलाया, और तांबा का सिक्का जो चलाया वो बर्नी कहता है कि वो तांबे के सिक्के चलाए, और इनका जो मूल्य होता था वो चांदी का जो रुपया था उसको टंका कहा जाता था, उसके बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनिएचर्स की संज्ञा दी है। एडवर्ड थॉमस ये भी इतिहासकार थे, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियर्स की संज्ञा दी है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, यानी अफ्रीका के यात्री थे इब्न बतूता, लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। और इब्न बतूता जो थे, अफ्रीका तो महादेश है और वहाँ की एक कंट्री है मोरक्को के रहने वाले थे इब्न बतूता। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है जज, तो इनको जज नियुक्त करता है, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है इब्न बतूता को। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और वो दिल्ली दरबार में आया था, इब्न बतूता से मिला। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया था, लेकिन 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बना करके चीन भेज देता है। इब्न बतूता की पुस्तक, इब्न बतूता जो भारत आया, जो देखा, जो सुना, और जब जाता है वापस तो वह एक ग्रंथ लिखता है, उसका नाम है रेहल्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता की पुस्तक रेहल्ला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो इस बुक में, रेहल्ला में, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जो भी देखा भारत में, जो भी सुना, जो उसने आंखों से देखा, उन सारी बातों को रेहल्ला नामक बुक में वर्णन कर दिया। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि रेहल्ला में किन किन बातों की व्याख्या की गई है, क्योंकि ये पीसीएस के एग्जाम और आईएएस के एग्जाम में यही सब बातें पूछे जाते हैं, अंदर से पूछ लेते हैं। तो डाक चौकी के बारे में कहा गया है, विदेशी व्यापारी जो भारत आते थे उनके बारे में कहा गया है, डाक व्यवस्था कैसी थी उनके बारे में कहा है, गुप्तचर व्यवस्था कैसे काम करती थी सुल्तान के शासनकाल में, उनके बारे में चर्चा किया है रेहल्ला में। इसने नगारों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया। यानी जिस समय इब्न बतूता भारत आया उस समय हमारे देश में एक कुरीतियाँ थी, और जो महत्वपूर्ण कुरीतियों में से एक थी वो था सती प्रथा। जब किसी महिला के पति मर जाते थे तो उनको जिंदा उनके चिता में जलना होता था, या तो वो अपने स्वेच्छा से जल जाती थी, या नहीं तो लोग उन्हें पकड़ करके चिता में, जब पूरी आग जलने लग जाती थी तो उसमें डाल दिया जाता था। तो इसी को कहा जाता था सती प्रथा। तो इब्न बतूता कहता है जब सती प्रथा चल रहा था तो किसी महिला को जब जलना होता था तो उनके पति की जब बॉडी जलाए जाते थे, जब महिलाएं सती होने लगती थी तो तेजी से नगाड़े, ढोलक यानी तेजी से बजाए जाते थे। तो इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन इब्न बतूता यह भी कह रहा है कि कोई महिलाएं यदि सती हो
तो उससे पहले उन्हें सुल्तान से अनुमति लेना पड़ता था। मोहम्मद तुगलक के समय में जिया नक्काशी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। यानी जिया नक्काशी जो थे वो पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का एक श्रृंखला फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक बिरहिनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभुसूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। जीन प्रभुसूरी नामक एक जैन विद्वान थे, साधु थे, जिनको अपने दरबार में बुलाता है मोहम्मद बिन तुगलक और उनको सम्मान देता है, पुरस्कार देता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। सिंध जब वो जा रहा था 1351 ईस्वी में, तो थट्टा नामक स्थान जो है वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस के एग्जाम में कि थट्टा नामक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन में थट्टा दिया हुआ था, तो थट्टा नामक निकट गोडाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था तो उसी के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में होती है। और इस विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये दो भाई ने मिलकर किया था। एक का नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था बुक्का। और कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। ये दक्षिण भारत के दोनों राज्य है, एक तो विजयनगर, एक बहमनी। तो बहमनी की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में किया, बहमनी राज्य की स्थापना। तो पहले विजयनगर की स्थापना होती है, बाद में पहले विजयनगर की स्थापना होती है, बाद में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यानी बदायूनी कह रहा है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उस पर बदायूनी का कहना है कि लोगों को तो मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिलती है और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए थे, उनके कार्यों से लोग नाखुश थे, वो खुश नहीं थे, उनसे परेशान थे। तो लोग चाहते थे कि किस तरीके से राजा की या तो मृत्यु हो जाए या नहीं तो दूसरा कोई राजा बने। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। यानी कह रहा है कि वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर और बहराइच में जो सलार मसूद गाजी के जो मकबरे हैं उस पर वो गया था। यानी उससे पहले कोई सल्तनत काल का ऐसा सुल्तान नहीं था जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गया था और मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मरीन मुल्हीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलियो और मुल्तान में शेख रकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पर मकबरे बनवाए थे। आगे देखते हैं कि फिरोज तुगलक के राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ था। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ था। तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि फिरोज तुगलक की जो पहली बार राज्याभिषेक हुई थी वो ठट्टा में हुई थी, जबकि दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुई है वो दिल्ली में हुई है। तो पहली बार हुई थी मार्च में जो वर्ष 1351 था और दूसरी बार हुई है अगस्त में जो वर्ष 1351 ही था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। जब फिरोज तुगलक की राज्याभिषेक होती है तो खलीफा जो इस्लाम धर्म में सबसे बड़े पद माने जाते थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के दूत माने जाते हैं, उनके द्वारा इन्हें कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खम्स, जजिया, जकात को वसूलने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक जब शासक बनता है तो फिरोज तुगलक से पहले जो सल्तनत काल के शासक थे उन्होंने अनेक प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, कर लगा रखे थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने
क्या किया कि 24 प्रकार के जो कष्टदायक कर था जिनसे लोग परेशान थे उनको उन्होंने समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर को वो लगाए रखा, जिसमें से एक था खराज जो लगान होता था, दूसरा था खम्स जो युद्ध में लूट का माल होता था, यानी जब सैनिक सेनापति या राजा द्वारा कहीं युद्ध किए जाते थे और उसमें जो लूटपाट किया जाता था तो उसी लूटपाट के जो माल होते थे उस पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको खम्स कहते थे। जजिया जो हिंदू पर लगाया जाने वाला कर था, हिंदू होने के नाते हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था जजिया। तो आप देखेंगे कि फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था और उसके बाद अकबर जो है, जो मुगल शासकों में से सबसे योग्य शासक थे अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, जबकि औरंगजेब ने जजिया को पुनः लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक का नाम था फिरोज तुगलक। ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था। सिंचाई कर लगाया था क्योंकि ये सिंचाई कर जो था उपज का 1/10वां भाग था। हम जानते हैं कि फिरोज तुगलक ने कृषि व्यवस्था में सुधार किया था। कृषि के विकास के लिए उसने सिंचाई की व्यवस्था की थी, नहर भी खुदवाए थे। आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया था और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इससे कृषि विकास को बल मिला था। फिरोज तुगलक ने 300 नए करों की स्थापना की, 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद जिसको दिल्ली कहते हैं, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिरजाबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज तुगलक ने टोपरा जो गांव है जो खिरजाबाद में था वहां और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाया और दिल्ली में स्थापित किया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को तो आप लोग निश्चित ही याद ही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक दिल के उदार व्यक्ति था। उसने महिलाओं की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना की, उसका नाम था दीवान ए खैरात, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी उनकी सहायता की जाती थी, विधवाओं की सहायता की जाती थी, लड़कियों की सहायता की जाती थी। जिन लड़की के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो लड़की की शादी करवा सके, उनके लिए दीवान एक खैरात से मुफ्त में पैसे मिल जाते थे और उस पैसे से उन बच्चों की शादी विवाह करवाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के ही समय में थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक दासों की संख्या किस शासक के शासनकाल में थी, तो इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 दास थे, जो कि सल्तनत काल में किसी भी शासक के पास नहीं था। दास का मतलब गुलाम, जो राजा के द्वारा, सुल्तान के द्वारा गुलाम बनाए जाते थे और उनके दरबार में रहते थे, विभिन्न कार्यों को वो संपन्न करते थे। आगे बढ़ते हैं। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की स्थापना की थी और जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। इंपॉर्टेंट है कि दासों की देखभाल के लिए जो बड़ी संख्या में दास लोग होते थे, इनकी देखभाल के लिए एक विभाग बनाया था और उसका नाम था दीवान ए बंदगान। इसे सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को, सैनिक की जो पद होते थे उनको वंशानुगत बना दिया था। इससे पहले कोई शासक ऐसा नहीं किया था। योग्यता का कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं रहता है कि योग्यता के बल पर सैनिक में भर्ती की जाती थी। ये जो था सैन्य प्रशासन के लिए एक निगेटिव पक्ष था, नकारात्मक पक्ष था, क्योंकि यहाँ योग्यता का कोई मापदंड नहीं रहा। यानी सैन्य, एक व्यक्ति यदि सेना में जाता है, सैनिक पद उसे प्राप्त होता है, तो वह पद उन्हीं के परिवार में बार बार रोटेट होता रहता था। पिता के बाद पुत्र को, फिर उनके बाद उनके पुत्र को, उनके बाद उनके पुत्र को मिलता रहता था, जो कि एक योग्य प्रशासन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी आत्मकथा, यानी फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। अपनी आत्मकथा की रचना की और जिसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था। फिरोज तुगलक अपने दरबार में इतिहासकारों के, बुद्धिजीवी के, विद्वान लोग का संरक्षण करते थे, संरक्षण उसे प्रदान करते थे, उनका सम्मान करते थे और इसी में से था जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज।
उनको उन्होंने संरक्षण दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया था। यानी ज्वालामुखी मंदिर में एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय को लूटा गया, जिनसे 1300 ग्रंथ प्राप्त किए गए और उनमें से फारसी में उन ग्रंथों का अनुवाद करवाया गया कुछ का, और अनुवाद करने वाले जो लोग थे उसका नाम था उपाउद्दीन, और अनुवाद जो किया ग्रंथ का उसका नाम रखा दलायते फिरोजशाही के नाम से अनुवाद करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे। चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हुए जो सिक्के थे उनको जारी किया था, यानी करवाया था, जिसे अर्धा एवं बीख कहा जाता है। याद रखेंगे, अर्धा एवं बीख कहा जाता था। आप देखेंगे तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन उसका एक मुद्रा से संबंधित कार्य था जो साम्राज्य के पतन का कारण बना, और वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जिस पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं रही। बाद में घर घर में छोटे छोटे सरदार लोग, छोटे छोटे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने टकसाल बना लिए और टकसाल में सिक्के जारी करने लगे, जिसके कारण मार्केट में कुव्यवस्था फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया, अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया, जो मुगल साम्राज्य के पतन का दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना, जिसमें तुगलक वंश का विशेष योगदान रहा है। आगे पढ़ते हैं। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के जो मकबरा था उनकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है, जो कि उमर की मस्जिद बहुत ही भव्य है। आगे पढ़ते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी फिरोज तुगलक ने दिल्ली में भी कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। आगे है कि तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो तुगलक वंश की स्थापना किया था किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने, याद रखेंगे। और तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया था। यानी कह रहा है कि तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसके समय काल में तुगलक वंश का जो शासन था और तुगलक वंश का जो साम्राज्य था सिकुड़ करके बहुत छोटा हो गया था, बहुत छोटा, यानी दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। आगे देखते हैं। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूरलंग जो एक तरह से मंगोल जाति से संबंधित थे, वो तिब्बत क्षेत्र के रहने वाले थे, उसने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक सर्क यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर जो था वो एक हिजरा था, यानी थर्ड जेंडर था, और उसने ही क्या किया, नासिरुद्दीन की पूर्वाधिपति बनता है और जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट में आप अपना कीमती सुझाव भी हमें दीजिए।